कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो इस बार हमारा 2 आर्टिकल है इस बार, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखने वाले हैं रूल ऑफ लॉ एंड सेकंड वन इज़ सिटीजन्स चार्टर। ये दोनों आपके डायरेक्ट सिलेबस से ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। ये एक छोटी सी नोटिस है, नॉट अ न्यूज़, ओके। तो यहाँ पे ये है कि विज़न आइस की टेस्ट सीरीज़ अगर आप लोग को परचेज़ करनी है, सॉल्व कर सकते हैं आप हम लोग के साथ। तो अगस्त में आपकी सीसैट वाली पेपर यहाँ पे 4 पेपर कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही साथ जीएस की चल रही है। तो अगर आप लोग को यहाँ पे ज्वाइन करना है तो आप लोग यूपीआई आईडी, जो यहाँ पे यूपीआई में आईडी दी हुई हो, इससे आप लोग अपना पेमेंट कर सकते हो। फिर भी फर्दर कोई क्वेरीज़ है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी गई है, वहाँ पे जाकर आप लोग अपनी क्वेरीज़ को, जो भी है कैसे इसको ज्वाइन करना है, जो भी आप लोग को पता करना है, कुछ भी अपने मन में डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो स्टार्ट करते हैं रूल ऑफ लॉ के साथ। अभी फ़िलहाल ये न्यूज़ में क्यों है, पहले ये समझते हैं। रिसेंटली जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा एक लेक्चर डिलीवर किया गया है रूल ऑफ लॉ के ऊपर, और उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो स्टोरी है रूल ऑफ लॉ का, ये कुछ भी नहीं है, बट स्टोरी है हमारे ह्यूमन बीइंग की सिविलाइजेशन का। यानी कि जो आज के डेट में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एन.वी. रमन्ना सर, तो उनके द्वारा ये चीज़ कही गई है कि रूल ऑफ लॉ क्या कहता है। हम लोग अभी आगे देखेंगे कि रूल ऑफ लॉ का क्या मीनिंग है, बट इनके द्वारा ये कहा गया कि ये कुछ भी नहीं है। बट आज के डेट में जो हम लोग जी रहे हैं, हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग जिस तरीके से लाइफ सस्टेन करते हैं, तो बस ये हमारे सिविलाइजेशन को दर्शाता है। इट मीन्स कि रूल ऑफ लॉ कहने का मतलब है कि सिर्फ कानून के हिसाब से सारी चीज़ें चलेगी। कोई भी इंसान कानून से ऊंचा नहीं हो सकता। कोई भी कानून को तोड़कर जो है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आराम से आप लोग रह सकते हो। कानून के सामने सब कोई बराबर है। ये है एक रूल ऑफ लॉ जो हमारे इंडिया में, हमारे देश में फॉलो किया जाता है। बेसिकली समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ है क्या। तो रूल ऑफ लॉ को डिस्क्राइब किया गया है ए.वी. डाइसी के द्वारा। तो इनका कहना था कि एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी, इट मीन्स कि कानून की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। आप लोग इस चीज़ को तो अब तक फील कर चुके होंगे और बहुत अच्छे से पता है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल चीज़ें हैं वो है कानून। कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है और कानून के आगे कोई भी नहीं है। जो भी चीज़ हमारे देश में आपको देखने को मिलेगा कि चलता है, वो कानून के बेसिस पे चलता है। कोई भी फील्ड में आप देख लो कि उसके लिए, चाहे एजुकेशन है, एक बेटर कानून है, इसलिए एजुकेशन इस तरीके से हमारे देश में। हेल्थ सेक्टर में आप देखो कि हेल्थ सेक्टर को यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, हर एक तरीके की चीज़ों को यहाँ पे सप्लाई मेंटेन करने के लिए एक कानून है। हमारे देश में सप्लाई और डिमांड की भी जो चेन होती है, उसको मेंटेन करने के लिए भी कानून है। तो हर जगह एक आपको कानून देखने को मिलेगा। और ए.सी. डाइसी के द्वारा यही कहा गया था कि एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी और प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेगुलर लॉ एज अपोज टू द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्बिट्री पावर। यानी कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं, जो आप लोग देखते हो कि बहुत हाई पोस्ट में भी बैठे हैं, उनको पावर दिया गया है। चाहे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो, हमारे देश में सबसे ज़्यादा पावर इन्हीं के पास है, लेकिन फिर भी ये बंधे हुए हैं। और इनके ऊपर कौन है, तो इनके ऊपर है कानून। हर किसी के ऊपर, जो सुप्रीम लीडर है हमारे देश के, हर किसी के ऊपर कानून है और सब कोई कानून के ही बेसिस पे काम करते हैं। तो ये चीज़ को आपको समझना होगा कि वैसे तो रूल ऑफ लॉ कुछ भी नहीं है, लेकिन है तो ये हमारे ह्यूमन ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ ह्यूमन है, यानी कि इसी के बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। सिर्फ एक स्टेट है जो कि यहाँ पे कानून के द्वारा गवर्न किया जाता है, और जस्टिस एंड इक्वालिटी की जो आइडल्स है उसको वो सारे लोगों तक पहुँचाते हैं। आप लोग जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पे आप देखो कि 2 चीज़ों की यहाँ पे आपको गारंटी दी जाएगी, एक तो इक्वालिटी और एक जस्टिस, कि किसी के साथ भेदभाव ना हो। हमारा संविधान यही कहता है और हमारे कानून भी इसी तरीके के हैं। और बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कि हाँ, इनइक्वालिटी आपको देखने को मिलेगा। बट जैसे जैसे हम लोग मॉडर्नाइज हो रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे देश में, बहुत सारी ऐसी कानून है जो हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे रहे हैं। वो बहुत सारे ऐसे कानून ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे आप देखो, एडल्ट्री यहाँ पे ख़त्म हो गया, और उसके बाद सेक्शन 377 जो कि आप देखते हो डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया होमोसेक्सुअलिटी को। साथ ही साथ इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा ट्रिपल तलाक देखने को मिलेगा। तो ये सारी कुछ ऐसी प्रोविज़न है जिसको यहाँ पे हमारे देश में डे बाय डे आप देखो। और सबरीमाला टेम्पल की जो इशू थी, जो सबरीमाला टेम्पल में महिलाओं को जो 10 साल से 50 साल के बीच में है, उनको, उनकी एंट्री को बैन किया गया था। तो धीरे धीरे करके जहाँ पे भी आपको इनइक्वालिटी की चीज़ें देखने को मिल रही है, वो कानून वैसी बनाई गई थी, अब वही कानून को कानून ही बनाकर तोड़ा जा रहा है और इक्वालिटी और जस्टिस प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। फाइन। अब हम लोग अगर प्रोफेसर यहाँ पे जो डाइसी हैं, इनके अकॉर्डिंग देखें तो इनके अकॉर्डिंग रूल ऑफ लॉ को 3 तरीके से समझाया गया है। यहाँ पे 3 सिद्धांत इनके द्वारा कहा गया है। सबसे पहला है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी कि कानून सबसे ऊंचा है। दूसरा है कि कानून के सामने सबको ही बराबर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट भी है। संविधान में आपको आर्टिकल 14 देखने को मिलेगा जो कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की बातें भी करते हैं। साथ ही प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट,
यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन आप देखो कि एक इंडिविजुअल को राइट दिया गया है, उसी का रिजल्ट है ये संविधान, जो कि हम लोग कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू ये इन्फोर्स किया जाता है। इट मीन्स कि हमें तो हर एक तरीके का अधिकार है, हमें बोलने का अधिकार है, हमें अपनी व्यूज़ को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, हमें पढ़ने का अधिकार है, हमें रहने का अधिकार है, हमें घूमने का अधिकार है, हमें एसोसिएशन बनाने का अधिकार है, हमें जॉब करने का अधिकार है, हर चीज़ के अधिकार है। लेकिन ये अधिकार भी हमें रेस्ट्रिक्ट किया गया है किस चीज़ से? कानून से। हमारे देश में कानून है, एक लिमिट तक ही हमारे पास अधिकार है। राइट भी जो हमें दी गई है अंडर फंडामेंटल राइट्स, वो हमें एब्सोल्यूट राइट नहीं दी गई है। वो यहाँ पे आप देखो कि अगर आप उस राइट के एक लिमिट के लिमिट को अगर आप क्रॉस करते हो तो आपके ऊपर भी जो है ना कहीं एक होता है ना कि आपको अगर कुछ भी करने का अधिकार है। तो ऐसा नहीं है कि आप हमारे देश में ऐसी चीज़ें भी, ऐसी भ्रांतियाँ भी फैलाएं जिससे कि हमारे देश में कुछ उसका एडवर्स इम्पैक्ट देखने को मिले, तो वो चीज़ें नहीं हो सकती है। रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन हमारा ये फंडामेंटल राइट्स में आपको देखने को मिलेगा। तो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ यानी कि कानून से ऊंचा तो कोई भी नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या हमारे देश के प्रेसिडेंट हो, ये सब जो है कानून से ऊंचे नहीं है। इक्वालिटी है, कोई भी यहाँ पे कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, चाहे कोई भी इंसान हो, अंबानी हो या फिर एक कोई भी किसान भी हो, तो सबको एक हिसाब से आप देखते हो कि हर एक लोग जो है ना कानून के सामने बराबर है। ठीक है। अब रूल ऑफ लॉ की थ्योरी निकल के कहाँ से आई, तो ये चीज़ अगर हम लोग समझे तो एंशिएंट रोमन्स है। यानी कि जब हमारा फर्स्ट रिपब्लिक फॉर्मेशन हो रहा था, तब उस समय यहाँ पे देखने को मिला कि रूल ऑफ लॉ की थ्योरी निकल कर आई। और कुछ मिडेवल थिंकर्स थे यूरोप के, जैसे हॉब्स हो गए, जॉन लेक्स है, ल्यूसिया है, ये सारे कुछ ऐसे हैं जो कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के थ्रू वो यहाँ पे बताया है कि रूल ऑफ थ्योरी जैसी भी चीज़ें होनी चाहिए। इंडियन फिलोसफर की बात करें, जैसे कि हमारे चाणक्य हैं, तो चाणक्य के द्वारा रूल ऑफ लॉ थ्योरी लाया गया। ये चीज़ कहा गया कि रूल ऑफ लॉ एक होना चाहिए, कानून एक ऐसा रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मीन्स कानून को चलाने के लिए भी एक रूल होना चाहिए, जिससे कि स्टेट जो है ना वो उसको गवर्न कर सके। ठीक है, एक राज्य गवर्न कर सके, ना कि कोई रूलर इसको गवर्न कर सके। और ये जो एक्सप्रेशन है रूल ऑफ लॉ का, ये हमारे फ्रेंच जो फ्रेज है ला प्रिंसिपल डे लेगलाइट, इसी के बेसिस पे हम लोग इसको निकाल के लाए। इनका मीनिंग है, ये जो फ्रेज़ है यहाँ पे फ्रेंच फ्रेज़ का, इसका मतलब है कि एक गवर्नमेंट जो कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ लॉ के ऊपर बेस्ड है, यानी कि जो सरकार है वो भी कानून के बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो यही चीज़ हम लोग भी फॉलो कर लिए। अब दो आपको कॉन्फ्लिक्ट वर्ड्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज़ रूल ऑफ लॉ एंड सेकेंड वन इज़ रूल बाय लॉ। तो ये होता क्या है कि रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ, ठीक है, इस चीज़ को समझिए आप लोग। तो समझते हैं इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग को, रूल ऑफ लॉ और रूल बाय लॉ। रूल ऑफ लॉ, जैसे कि आपको पता है कि जो अनलिमिटेड एक्सरसाइज है पावर का, मान लीजिए हमारे यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, इनके पास जो है बहुत सारे पावर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे अनलिमिटेड पावर का वो इस्तेमाल करेंगे। तो अनलिमिटेड पावर जो उनको दी गई है, या फिर हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अटॉर्नी जनरल है, कैग है, बहुत बड़े बड़े जो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, या फिर आप लोग कोई भी अगर स्टैट्यूटरी पोस्ट की भी बात करते हो, तो उनको पावर दी गई है। लेकिन अनलिमिटेड पावर का जब वो एक्सरसाइज करते हैं ना, तो वो भी कैसे करते हैं, वो लॉ मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द लैंड है, यानी कि जो रूल ऑफ लॉ है वो अपना कानून बनाते हैं। जैसे कि हमारे देश में आप देखो कि पार्लियामेंट है सेंटर में और स्टेट लेजिस्लेचर है, इनका क्या काम है, इनका काम है कानून बनाना। इनको कुछ सब्जेक्ट दे दिया गया है कि आप इसके ऊपर कानून बनाइए, उसी के बेसिस में हमारा देश जो है, हमारा राज्य काम करेगा, उसी के रास्ते में वो चलेंगे। तो कानून जो बनाया जा रहा है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ है। कानून बनाने का भी एक रूल होता है, और उस कानून को फॉलो किया जा रहा है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉलो करवाया जा रहा है, और हम लोग भी सबको इसको फॉलो कर रहे हैं, यानी कि ये रूल बाय लॉ है। जो रूल बना भी है ना, वो कानून के ही द्वारा बना है, यानी कि रूल भी बनाने के लिए कानून है, और रूल को और कानून को चलाने के लिए भी यहाँ पे आपका रूल है। तो ये दोनों चीज़ आपको समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल से आप लोग समझिए, जैसे अभी मैं बताई कि आर्टिकल 14 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर कोई कानून के सामने बराबर है। अब आप लोग को पता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि हमारे देश में आर्टिकल 14 हर एक किसी को फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अब स्टेट जो है ना डिनाई नहीं कर सकती है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के बेसिस पे जो है ना राज्य सरकार हो गई, तो वो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकती है। मान लीजिए कि मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे क्या, मान लीजिए कि दो इंसान है, ए और बी है, ठीक है, ये गांव से आते हैं और ये कोई शहरी, मान लीजिए मुंबई से आते हैं और ये कोई गांव से आते हैं, तो अगर ये कोई भी स्टेट में रह रहे हैं ना, तो राज्य सरकार इनको ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ ये डिनाई नहीं कर सकती है कि आप लोग एक राज्य में रहकर अपनी जॉब करें।
अपनी पढ़ाई करें, ये डिनाई नहीं कर सकते। कानून सबके लिए बराबर है। अगर कानून एजुकेशन का बना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो ये सबके लिए आई है। कोई भी ये नहीं डिफाइन होता है कि ये रिलीजन के बेस में भी यहाँ पे आपका जो है ना, इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है, रूल ऑफ लॉ है। कानून बन चुका है ना, कानून बन चुका है, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन रूल बाय लॉ है। रूल बाय लॉ क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि साउथ अफ्रीका में एक समय था, अपार्थाइड जो मूवमेंट वहाँ पे चलाया जा रहा था, गोरे और काले का भेद वहाँ पे बहुत ज़्यादा किया जाता था, उसी का शिकार हमारे महात्मा गांधी जी भी हुए थे। तो ये भी कैसे, इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया गया, तो ये रूल बाय लॉ यानी कि कानून बना के ख़त्म किया गया। आप समझ रहे हो कि किसी भी गलत चीज़ को, जैसे अभी मैं बोली कि ट्रिपल तलाक एक कानून था पहले, लेकिन अभी उस चीज़ को हटाया गया। तो कैसे हटाया गया, ये रूल बाय लॉ से हटाया गया। कानून बनाकर उसको हटाकर एक नया रूल लाया गया। अब उस ट्रिपल तलाक को इन्फोर्स करना है। उस ट्रिपल तलाक के कारण जो है किसी भी मुस्लिम महिलाओं का डाइवोर्स नहीं होना चाहिए, ये चीज़ जो है इंश्योर करना है स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये किसके तहत आएगा, ये आएगा रूल ऑफ लॉ। कानून बन चुका है ना, उसके बेसिस पे काम करना है। कानून बनाकर जो है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, और जब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उस चीज़ों को, तो उसको रूल ऑफ लॉ के तहत लाया जाएगा। ये चीज़ आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। जैसे ट्रिपल तलाक की मैं बात कर रही हूँ ना, तो ट्रिपल तलाक को स्क्रैप आउट किया गया। तो स्क्रैप आउट किया गया, इसके लिए कानून बनाया गया। तो ये आपका आएगा रूल बाय लॉ, कानून के द्वारा अब रूल किया जाएगा। लेकिन इस चीज़ों से किसी भी और मुस्लिम विमेन का डाइवोर्स नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रिपल तलाक से उनका डाइवोर्स हो गया। ये चीज़ों को मॉनिटर करना, इस चीज़ को इंश्योर कराना, ये किसका काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है। और ये अब कैसे इसको फॉलो किया जाएगा, तो इसको रूल ऑफ लॉ के तहत फॉलो किया जाएगा। आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। ओके, की प्रिंसिपल देख लेते हैं कि किस किस बेसिस पे रूल ऑफ लॉ काम करते हैं। तो कहा जा रहा है कि जो कानून बनाया जाता है ना, वो एकदम क्लियर होना चाहिए और एसेसिबल होना चाहिए। ऑब्वियस है कि कानून जब तक सिंपल नहीं होगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा। एसेसिबल होना चाहिए कि ऐसी कानून हो कि हर कोई उस कानून को समझ सके और उस कानून से हर किसी को लाभ हो। साथ ही इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये तो आपको पता है कि एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है हमारा इस कानून को लेकर। इक्वालिटी बिफोर लॉ है, यानी कि हर किसी को जस्टिस मिलना चाहिए, चाहे गरीब हो अमीर हो। और जेंडर इक्वालिटी हो, चाहे मेल हो फीमेल हो ट्रांसजेंडर हो, हर किसी को इक्वल नज़र से देखना चाहिए। इक्वल एक्सेस होनी चाहिए जस्टिस का, ठीक है। ये एक बेडरॉक आप कह सकते हो रूल ऑफ लॉ का है, कि बेसिक सिद्धांत है कि हर किसी को जो है ना जस्टिस प्रोवाइड होना चाहिए। राइट टू पार्टिसिपेट है, यानी कि यहाँ पे आप देखो कि इसके अंदर क्या है कि कानून बनाने के लिए जो है ना राइट टू पार्टिसिपेट है, कि हर कोई पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको पता है कि बहुत सारी कानून बनाई जाती है तो उसको पब्लिक डोमेन में रखा जाता है। पब्लिक डोमेन में रखने का मतलब यही है कि पब्लिक व्यू देख ले कि हाँ लोग इसके फेवर में हैं या नहीं है। ये चीज़ें होती हैं क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी कहने का मतलब क्या है कि हम जैसे आम जनता वोट देते हैं और अपने सरकार को चुनते हैं, उनको पार्लियामेंट में भेजते हैं कि आप हमारे लिए कानून बनाइए, बेहतर कानून बनाइए, जिससे हमारा और हमारे आगे आने वाले जनरेशन का भला हो, हमारे देश का भला हो, ठीक है। तो राइट टू पार्टिसिपेट भी है। स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे यहाँ। आप देखोगे कि जुडिशरी जो है हमारे यहाँ वो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट है, कोई भी यहाँ पे जुडिशरी को नहीं दबा सकता। जस्ट बिकॉज क्योंकि जस्टिस प्रोवाइड करनी है ना, तो जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी होने की ज़रूरत है। तो जुडिशरी हमारे यहाँ प्राइमरी ऑर्गन है जिसका काम है कि कानून को, जुडिशरी का काम क्या है वो देखते रहते हैं कि हाँ कानून जो बन के निकला है वो संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं। आपको पता है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, कि संविधान के प्रोविजन का हनन कर रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं, वो तुरंत उस कानून को नल एंड वॉइड कह देती है, वो तुरंत उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह देती है। ये पावर किसके पास है, जुडिशरी के पास है। जुडिशरी के पास क्या पावर है, आर्टिकल 13 के तहत आपको देखने को मिलेगा कि जुडिशियल रिव्यू का पावर है, कि वो रिव्यू करते हैं, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू आप देख सकते हो लॉ है जो कि मेन फंक्शन है जुडिशरी का। उनका काम ही है कि आप रिव्यू करो, जो भी कानून बन के पार्लियामेंट से निकल कर आ रहा है या स्टेट लेजिस्लेचर से भी निकल कर आ रहा है, तो उसके ऊपर रिव्यू करते हैं जुडिशरी। फाइन, सो दीज आर द प्रिंसिपल। लेकिन अब रूल ऑफ लॉ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें रखी गई है ये भी समझ लेते हैं। रूल ऑफ लॉ एक फाउंडेशनल पिलर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आप कह सकते हो कि पूरा संविधान इसी के ऊपर बेस्ड है, रूल ऑफ लॉ के ऊपर। यहाँ पे डिफरेंट प्रोविजन आपको देखने को मिलेगा कि हमारे संविधान में, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि रूल ऑफ लॉ कितने इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको पता है कि कुछ ऐसे प्रोविजन है हमारे संविधान में जिसको हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि वो हमारे संविधान को मेंशन करता है कि हमारा संविधान कैसा है। अब बेसिक स्ट्रक्चर आप देखो कि रूल ऑफ लॉ भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इससे हम लोग समझ पा रहे हैं कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि हर एक चीज़ हमारा संविधान के ही बेसिस पे होता है। आर्टिकल 13 है जहाँ पे हमारे देश में जुडिशरी को पावर दी गई है जुडिशियल रिव्यू का। आर्टिकल 14 है जिसमें ये इंश्योर कर पाते हैं कि हर कोई कानून के सामने समान है और सबको इक्वल प्रोटेक्शन देना चाहिए कानून के द्वारा।
वहीं आर्टिकल 21 है जिसमें आप देखते हो कि राइट टू लाइफ है। आपको एक इंसान को पूरा अधिकार है राइट टू लाइफ का, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, सम्मान के साथ आप जियो। राइट टू प्राइवेसी है आपके पास कि आप अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करके रखो। तो ये सारी चीज़ें आर्टिकल 21 के तहत आता है। सेपरेशन ऑफ पावर है, हमारे यहाँ 3 मेन बॉडी है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और ये आर्टिकल 15 में देखने को मिलेगा 50, जिसमें कि सेपरेशन ऑफ पावर आपको देखने को मिलता है तीनों। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो, तभी हमारे यहाँ जो कानून है वो बेटर तरीके से बन के निकलेंगे। तो ये हमारा प्रोविज़न है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन फिर भी आप देखो कि कह तो रहे हैं रूल ऑफ लॉ के बारे में इतनी बातें कर लिए, बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोग को भी सुन के कि वाह हमारे देश में सब कुछ बहुत बेटर तरीके से चल रहा है, बट फिर भी इस रूल ऑफ लॉ को भी इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी चैलेंजेस हैं। आप समझ सकते हो कि इसके बेसिस पे सारा काम हो रहा है, बट इसको भी इम्प्लीमेंट करने में अपने आप में चैलेंजेस है। तो क्या क्या चैलेंजेस है ये समझते हैं। चैलेंजेस जो है वो हमारे कानून में है और जिस तरीके से कानून बनाया जाता है उसके प्रोसीजर में। सबसे पहले आप देखो कि आर्केक लॉ है। ये आर्केक लॉ क्या होता है? आर्केक लॉ एक तरीके का लॉ होता है, कानून होता है जो कि एब्सोल्यूट है, रिडंडेंट है, रिपीटेटिव है, इररेलेवेंट है। करंट टाइम्स के लिए कुछ ऐसे कानून हैं हमारे देश में जो कि आज की डेट में आप देखो कि उसका कोई भी महत्व नहीं है, कहीं से भी कोई उसका रेलिवेंसी नहीं है। तो एक इस तरीके का भी लॉ है ना कि इसमें आपका जो लीगल प्रोसेस होता है वो समटाइम्स बहुत लॉन्ग हो जाता है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। कई बार आप देखते हो कि हमारे देश में जो भी कानून, मान लीजिए कि कोई कहीं पे क्राइम हुआ, जैसे आप निर्भया केस ही ले लीजिए। निर्भया केस जो हुआ था वो 2012 में हुआ था, उसकी जो जस्टिस मिली यानी कि जो फांसी में लटकाया गया वो 2017 में जाकर हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत लंबा साल लग जाता है हमारे देश में। ये तो एक ऐसे है जिसमें कि आप जानते हो कि पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा था, लेकिन कुछ ऐसे भी केस है जो हम लोग को पता नहीं होता है। वैसे आपको याद आ रहा होगा, मैं नाम भूल रही हूँ, लेकिन 20 साल के बाद जिनको रिहा किया गया उनके ऊपर ये सिद्ध नहीं हुआ कि हाँ उन्होंने ही वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की थी, बट वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए जो है एक शक के बेसिस में उनको जेल में रखा गया और उस जेल में रखने के कारण उनका 20 साल चला गया। तो आप समझ सकते हो कि हमारी इंडिया की जो जुडिशियल सिस्टम है वो कैसी है। जुडिशियल सिस्टम तो छोड़ दीजिए, इसके अंदर कुछ ऐसे कानून है जिसकी प्रोसीजर बहुत लंबी है, और लंबी है तो यानी कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यानी कि आपको उतना जो है जहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट में डेट है तो वहाँ आपको ट्रैवल करके आना होगा, या फिर आपके जो लॉयर है उनकी आपको फ़ीस देनी होगी टाइम टू टाइम। तो ये समहाउ एक्सपेंसिव हो जाती है, टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ी चैलेंजेस है। सेकंड है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉ। जैसे आप देखते हो कि हमारे यहाँ फैक्ट्रीज एक्ट यानी कि जो लेबर लॉ है उसी में आप लोग देखो कि हर एक राज्य में या फिर एक ही राज्य में आपको 1 से 2 लॉ देखने को मिलेगा, या फिर हर राज्य की जो अपनी प्रोसीजर है वो अलग है, यानी कि अपने यहाँ के जो लेबर है उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है वो अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग है। तो कई बार ये देखने को मिलता है कि टॉपिक एक है लेकिन उसके ऊपर जो लॉ है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक वास्ट है, एक आपको कॉम्प्लिकेट देखने को मिलेगा जिसको समझना भी मुश्किल हो जाता है। थर्ड है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। हमारे देश में आपको पता है कि हमारे यहाँ जितने भी पॉलिटिक्स है, मैक्सिमम पॉलिटिक्स जो है उनके ऊपर क्रिमिनल केस चलते ही रहते हैं। 2009 में ये बताया जा रहा है कि 15% ऐसे पॉलिटिशियन है, ऐसे कैंडिडेट है जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे थे। ये चीज़ें बढ़कर 17% हो चुकी है थी 2019 के इलेक्शन में, तो और ये भी और बढ़ गया, 19% हो गया 2019 में। इट मीन्स कि लगातार आप देख रहे हो कि जब भी आफ्टर 5 ईयर्स जो जनरल इलेक्शन हो रहे हैं इसमें नंबर ऑफ जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियंस है, ये बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये भी एक मेन रूल आप देखो कि जो लॉ ब्रेकर है वो लॉ मेकर बन रहे हैं। तो कैसे ये पॉसिबल होगा कि हमारे देश में एक अच्छा कानून बन पाएगा? तो ये सारे चैलेंजेस है जो कि आप लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के थ्रू देख सकते हो। कुछ चैलेंजेस है जो कि कुछ कानून बन गए हैं तो उनकी इम्प्लीमेंटेशन के रूट में प्रॉब्लम है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस होती है। कई बार आप ऐसे देखो कि पॉलिटाइजेशन, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटिक्स का एक कहीं ना कहीं दबदबा होता है, कहीं ना कहीं उनका एक दबाव होता है कि इस तरीके के जो स्कीम्स है ना उसको बस पेपर में ही होना चाहिए, टेलीविज़न में ही होना चाहिए, इसको ग्राउंड लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है। तो इस तरीके की भी होती है कि यहाँ पे आपका कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस के कारण कुछ जो स्कीम है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, कुछ कानून इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। साथ ही लॉ एज ए टूल ऑफ ऑपरेशन। कई बार आप ऐसे देखो कि कुछ कानून ऐसे हैं जो कि रूल ऑफ लॉ के तहत आपको देखने को मिलेगा कि ऑपरेशंस का है, यानी कि उसको सप्रेस भी करते हैं। आज के डेट में आप देखो कि सेडिशन केस, अगर आप सरकार के बारे में कुछ भी ऐसा बोल रहे हो जिससे ये लगता है कि सरकार की आप निंदा कर रहे हो, चाहे आप लिख के बोल रहे हो या फिर बोल के बोल रहे हो या स्ट्राइक करके बोल रहे हो या चिल्ला के बोल रहे हो या फिर आप लोग कहीं ट्वीट कर रहे हो, कहीं व्हाट्सएप में लिख रहे हो, कुछ भी तरीके से अगर ऐसा कुछ आपके तरफ से एक्ट किया जा रहा है जिससे कि ये पता चले कि आप सरकार की निंदा कर रहे हो, तो आपके ऊपर सेडिशन केस लग जाते हैं। अभी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फटकारा है, उनको इस बात का दुख है कि जो केस को ऑलरेडी 2-3 साल पहले डिसॉल्व कर दिया गया था, यानी कि इस तरीके के कानून को 2-3 साल पहले ही डिसॉल्व कर दिया गया था, अभी भी उस
कानून के तहत जो है बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, और ये कानून इतना खतरनाक है ना कि एक बार अगर इसके अंदर किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो 3 साल की जेल होती है, प्लस आपका जो है कहीं पे भी गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिलेगा। तो इतना खतरनाक ये कानून है, जिसके तहत आप देख सकते हो कि ये कानून हमारे यहाँ जो है अंग्रेज लेकर आए थे, जस्ट फॉर सप्रेसिंग अस और सप्रेसिंग द इंडियंस। तो वो यहाँ पे लेकर आए थे जिससे कि हम भारतीयों को वो जो है दबा सके, कुचल सके। लेकिन आज की भी डेट में हम लोग उनके कानून को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगा। साथ ही चैलेंजेस जो है वो हमारे यहाँ पे अपहोल्डिंग जो जस्टिस है उसको भी लेकर है, उसके भी रूट में, क्योंकि आपको पता है कि जुडिशल सिस्टम ओवरबर्डन हो चुकी है। आज की डेट में आप देखो सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर आपका लोअर कोर्ट, सारे कोर्ट मिलाकर अगर आप देखोगे तो सारे कोर्ट में 4 करोड़ से भी ज़्यादा जो केसेस है वो आज की डेट में पेंडिंग में है। इतने केसेस पेंडिंग में हैं तो फिर यहाँ पे जुडिशल सिस्टम किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या उनका प्रोसीजर है काम करने का, तो ओवरबर्डन है, यानी कि उनके पास भी केसेस की कमी नहीं है। साथ ही सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस भी देखने को मिल रहा है। जो न्यू मीडिया टूल्स है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा एबिलिटी है, लोग खुद ही जज करने लगते हैं, यानी कि कोई भी केस हुआ नहीं, किसी के ऊपर आरोप लगा नहीं, किसी के ऊपर ये जो है ऐसा लगता है कि किसी के ऊपर शंका गया नहीं, कि लोग अपने आप जस्टिफाई कर लेते हैं कि हाँ ये आरोपी है, ये नहीं आरोपी है, ये सही है, ये गलत है। तो ये भी इन्फ्लुएंस आप देखो कि सोशल मीडिया का कई बार होता है, कई लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार कराने के लिए और कई लोगों के पीछे पड़ने के लिए तो रीट्वीट भी होने लग रही है आज के डेट में। लैक ऑफ एक्सेस टू जस्टिस है। तीसरी पॉइंट ये है कि यहाँ पे आप लोग देखो कि जो वल्नरेबल सेक्शन है, इट मीन्स कि जो गरीब लोग हैं, जो इलिटरेट लोग हैं, उनको तो जस्टिस मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबसे पहली बात होती है कि उनको जानकारी का अभाव है। दूसरा है कि जो लॉयर के, एडवोकेट के जो यहाँ पे फीस है वो यहाँ पे नहीं भर सकते। थर्ड पॉइंट है कि वो कितना बार वो ट्रैवल करके जाए, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं, डेली काम करते हैं, डेली कमाते हैं। तो अगर वो कोर्ट कचहरी का ही चक्कर लगाने लगेंगे तो फिर उनका काम कौन करेगा, कमाएगा कौन, वो खाएंगे क्या, कैसे चलेगा उनका घर, और कैसे आएगी रोटी। तो फिर ये वाली दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए लैक ऑफ जस्टिस है हमारे वल्नरेबल सेक्शंस के लिए भी। तो ये भी आप देखो कि जस्टिस को भी यहाँ पे लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो अब ये बातें की जा रही है कि इन सारे चैलेंजेस को कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो इस तरीके के कानून है ना, जिसको अरैक लॉस कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, रिच पीपल के ही वो हाथ में हो सकता है, जो पुअर पीपल है, वल्नरेबल सेक्शंस है, वो इस तरीके के कानून के थ्रू जस्टिस नहीं ले सकते। तो ऐसे कानूनों को हटा देना चाहिए हमारे देश से। कुछ लेजिस्लेटिव रिफॉर्म करना चाहिए, कुछ अमेंडमेंट करना चाहिए, जिससे कि इन सारे कानून को एकदम हटा दीजिए। सेकेंड चीज़ है कि सेफगार्ड अगेंस्ट मिसयूज़ ऑफ लॉज। आप देखो कि बहुत सारे ऐसे कानून भी होते हैं जिसका मिसयूज़ किया जाता है, तो उसके अगेंस्ट में सेफगार्ड प्रोवाइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है कि अभी यूएपीए हमारे यहाँ जो कानून है, ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो यहाँ पे किया जा रहा है, प्रिवेंशन एक्ट, ये जो आपका अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन ऑफ एक्ट है, तो ये एक्ट के तहत क्या है कि किसी इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट जो है डिजिग्नेट किया जा सकता है। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो कि अगर ऐसा लगता है, किसी के ऊपर शक भी होता है कि हाँ ये टेररिस्ट फैला सकता है, ये यहाँ पे किसी भी तरीके का आतंकी हमला कर सकता है, तो उसको भी टेररिस्ट का दर्जा दिया जा सकता है। तो इस तरीके का कानून के तहत जो है ना, किसी को लेकर जो है या फिर किसी भी तरीके का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। साथ ही ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, इसको कहीं ना कहीं से कम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है कि हमारे लॉ कमीशन के द्वारा भी ये एक रिपोर्ट लाया गया था, इलेक्टोरल डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि जो भी ऐसे पॉलिटिशियन है जिनके ऊपर कोई भी तरीके का क्रिमिनल केसेस चल रहा है, तो सबसे पहले कि उनको इलेक्शन जो है कंटेस्ट करने का मौका ही ना दिया जाए। दूसरी चीज़ है कि अगर वो कंटेस्ट करके अगर जीत के लोकसभा में आते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई करने का भी प्रोविज़न होना चाहिए, जिससे कि हम लोग जो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को ख़त्म कर सकते हैं अपने देश में। बहुत सारी कमिटीज़ भी बनाई गई है जो कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर वो बात भी करते हैं। साथ ही साथ आप देखो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोल्यूशन का हम लोग को यूज़ करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि सारे केसेस को ट्रैक कर सके, मॉनिटर कर सके। आज की डेट में आप देखो कि जब पैंडेमिक आया था, तो फर्स्ट वेव जब आई थी लास्ट ईयर, तो उस समय जो है कोर्ट बिल्कुल ठप हो चुके थे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब कोर्ट बंद हो चुके थे, क्योंकि ऑनलाइन का कोई प्रोविज़न ही नहीं था। उसके बाद लगा कि नहीं, अब ये कोरोना वायरस तो लंबा चलने वाला है, तो कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे ऑनलाइन प्रोविज़न किया गया। अब ये बेटर है कि आप जो है ऑनलाइन एफआईआर भी फाइल करा सकते हैं, साथ ही आप ऑनलाइन देख सकते हो कि अगर आपका कोई केस है तो कितने नंबर पे है, किस दिन उसकी हियरिंग होगी, और साथ ही साथ ऑनलाइन जो है ये केस की हियरिंग वगैरह भी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा ऑनलाइन हुआ है, जिससे कि आप देखो कि थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ चलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो जिससे कि लोगों को जस्टिस जो है थोड़ा टाइम पे मिलेगा, डिले नहीं होगा। साथ ही आप देखो कि इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ केसेस हो रहा है, ई कोर्ट चल रही है, जिसमें कि आप देखो कि केसेस जो है ना वो ऑनलाइन फाइल करने का पूरी तरीके से प्रावधान है।
हमारे इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 में ये सजेस्ट किया गया था कि इंडियन कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल सर्विस को फॉर्म करना चाहिए, जिसमें कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फंक्शंस यहाँ पे प्रोवाइड करे, जो भी जुडिशरी के द्वारा यहाँ पे ज़रूरत हो, और कुछ प्रोसेस को यानी कि इनएफिशिएंसी प्रोसेस है ना उसको आइडेंटिफाई करे और लीगल रिफॉर्म लेकर आए। यानी कि एडवाइस किया गया था यहाँ पे लीगल रिफॉर्म लाने के लिए, क्योंकि हमारी कानूनी व्यवस्था में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, काफ़ी सारे चैलेंजेस भी है, हर एक पॉइंट पे है जो कि अभी हमने देखा। तो इन सारी चीज़ों को रिफॉर्म करना, इन सारी चीज़ों को सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी से हमारी जो है देश की जनता का भी सही तरीके से उनको जस्टिस मिल पाएगा, टाइम पे जस्टिस मिल पाएगा, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो पाएगा। और हमारे यहाँ जितने पेंडिंग केसेस है जो कि आपको बर्डन देखने को मिलता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट में, तो वो भी चीज़ें जो है कम हो पाएगी। अगर बर्डन ये कम हो पाएगा तभी यहाँ पे कोर्ट जो है सही तरीके से काम कर पाएंगे। सो ये सारी बातें रही इस रूल ऑफ लॉ के बारे में। सो आई होप कि आपको ये आर्टिकल अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। चलिए एक बार समराइज़ कर देते हैं। एंड येस, वन मोर पॉइंट कि इंपॉर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, यानी कि रूल ऑफ लॉ का महत्व क्या है। सबसे पहला है कि सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, क्योंकि आपको पता है कि कानून के सामने सब बराबर है, तो सोसाइटी में रहने वाले सारे लोगों को यहाँ पे जस्टिस प्रोवाइड करना है। साथ ही जो डेमोक्रेसी है वो प्रिजर्व करके रखना है, इसका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंस आप कह सकते हो। साथ ही यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसको इंश्योर करना है कि हमारे देश में जो है संविधान के ही रूप में, संविधान के ही बेसिस में सारे काम होते हैं। साथ ही यहाँ पे जो हमारा फंडामेंटल राइट है और बीइंग ए ह्यूमन, जो ह्यूमन राइट भी हमें दिया गया है, वो उसको भी प्रोटेक्ट करता है रूल ऑफ लॉ। साथ ही कांस्टेंट है ऑन द आर्बिट्री यूज़ ऑफ पावर, यानी कि आप देखते हो कि जो ऊंचे पोस्ट में है, बड़े पोस्ट में जो लोग हैं, वो अपने पावर का सम टाइम मिसयूज़ भी करते हैं, तो उन सारे मिसयूज़ को भी ये रोकता है रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस भी आप लोग को पता चल गया। तो आई होप कि आपको ये आर्टिकल पसंद आई होगी। चलिए देखते हैं रूल ऑफ लॉ, जो कि एसी डाइसी के द्वारा ये कहा गया है कि एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी और प्रीडोमिनेंस जो रेगुलर लॉ का है, ये हमारे आर्बिट्री पावर को, इन्फ्लुएंस को अपोज करता है। खैर, रूल ऑफ लॉ का कहने का मतलब है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ, ये दोनों चीज़ें हम लोग डिफरेंस देख लिए, की प्रिंसिपल देख लिए किसके ऊपर ये काम करते हैं, एंड देन रूल ऑफ लॉ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस प्रावधान में देखने को मिलता है, क्या क्या चैलेंजेस है। चैलेंजेस हम लोग रूल ऑफ लॉ का सबसे पहले देखें जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के बेसिस पे है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेजिस्लेशन है, और अपहोल्डिंग जस्टिस है। तो इन तीनों रूट में हम लोग देख लिए क्या करना चाहिए। इट मीन्स कि एक अच्छा खासा वे फॉरवर्ड बताया गया है कि किस तरीके से, किस पॉइंट पे हम लोग को रिफॉर्म ला सकते हैं, जिससे कि हमारी जो है ये जुडिशियल सिस्टम और रूल ऑफ लॉ बेटर तरीके से वर्क करे। ओके, तो चलिए देखते हैं सेकेंड आर्टिकल, जो कि है सिटीजन्स चार्टर। तो ये सिटीजन्स चार्टर न्यूज़ में क्यों है, इसके बारे में पूरी डिटेल में आर्टिकल है, ध्यान से देखिएगा। रिसेंटली क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो यहाँ पे कोलैब किए हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, इनके द्वारा एक यहाँ पे फ्रेमवर्क रिलीज़ किया गया है, जिसे कहा गया कि मॉडल पंचायत सिटीजन्स चार्टर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ये मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर है क्या। एक्चुअली हमारे देश में जो पंचायत है, इसमें थर्ड टियर आपको गवर्नमेंट देखने को मिलती है, जो ग्रामीण एरिया में होता है। ये रिस्पॉन्सिबल है कि कैसे यहाँ पे बेसिक सर्विसेज जो है ना वो लोगों तक, यानी कि जो गांव में लोग रहते हैं, जो दूर दराज लोग रहते हैं, उनको बेसिक सर्विसेज जो प्रोवाइड किया जाए, ये काम किसका है, तो पंचायत का काम है, जो कि थर्ड टियर गवर्नमेंट आपको देखने को मिलता है। थर्ड टियर कहने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि पूरे देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, जिसको आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर भी कह सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे हमारे देश में 28 राज्य है, तो 28 राज्य में आपको 28 जो है स्टेट गवर्नमेंट देखने को मिलेंगे, और राज्यों के अधीन आपको देखने को मिलेगा कि पंचायत है, तो इसको पंचायती राज हम लोग कहते हैं, पंचायती गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि थर्ड ईयर में आपका आता है। हमारे संविधान में आर्टिकल जो है 243G है, जो कि इस तरीके का रखता है कि जो हेल्थ एंड ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, सैनिटेशन है, साफ़ सफाई हो, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, लोगों को न्यूट्रिशंस दे, बच्चों को न्यूट्रिशंस दिए, और सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक सर्विस है, वो लोगों तक पहुँचानी चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पे इनके द्वारा मॉडल पंचायती सिटीजन्स चार्टर्स में रखा गया है। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर हम लोग ग्राम पंचायत सिटीजन चार्टर का ऑब्जेक्टिव देखें तो ये यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे सिटीजन्स है ना, उनको इम्पावर करना है, और उनको इम्पावर तभी किया जाएगा जब उनको बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी, या फिर जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है उनको ये इम्प्रूव किया जाएगा बिना किसी प्रिजुडिस के, बिना किसी भेदभाव के, और साथ ही साथ जो सिटीजन्स की एक्सपेक्टेशन होती है उनको फुलफ़िल किया जाएगा। और ये जो सिटीजन चार्टर लाया गया है, इससे क्या होगा कि पंचायत के फंक्शनिंग में, यानी कि पंचायती राज जो काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे हर एक कम्युनिटी के सेक्शंस के पास वो रीच आउट कर पाएंगे, पहुँच पाएंगे बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के।
ये स्टैंडर्ड जो है पंचायत के द्वारा ही कमिट किया गया है कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल यार्ड स्टिक है, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा सही है ये सिटीजन चार्टर, जिससे क्या हो पाएगा कि वो बेटर तरीके से यहाँ पे सर्विस जो है वो डिलीवर कर पाएंगे। साथ ही साथ आप देखो इसको जो प्रिपेयर किया गया है, ये 29 सेक्टर्स जो आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे सर्विस डिलीवर करना है। तो यहाँ पे आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यानी कि ये एक गोल है जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यहाँ पे 17 टोटल गोल्स रखा गया है, जिसको कब तक अचीव करना है, तो 2030 तक इसे अचीव करना है। तो एटलीस्ट यहाँ पे ऐसा सिटीजन चार्टर लाया गया है कि एटलीस्ट अगर बेसिक जो यहाँ पे सर्विसेज है वो अगर लोगों तक पहुँचाया जाएगा 29 सेक्टर्स में, तो इससे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल्स को यहाँ पे अचीव करना है तो वो थोड़ा आसान हो पाएगा। साथ ही यहाँ पे ट्रांसपेरेंट इफेक्टिव जो डिलीवरी होता है पब्लिक सर्विसेज की, तो ये सारी चीज़ें इंश्योर हो पाएगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, और सिटीजन सर्विसेज जो है वो भी यहाँ पे बेटर तरीके से हो पाएगा। अगर सारे सिटीजन्स को बेसिक सर्विसेज मिल जाए, जैसे खाने के लिए खाना मिल जाए, पहनने के लिए कपड़े मिल जाए, और साथ ही साथ खाने के साथ न्यूट्रिशंस मिल जाए, रहने के लिए घर मिल जाए, साफ़ सफाई मिल जाए, पीने के लिए पानी मिल जाए, तो ये सारी चीज़ें अगर मिल जाएगी ना, तो इससे आप देखो कि एक इंक्लूसिव और अकाउंटेबल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ये चीज़ें निकल कर आएगी। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें कि कहाँ से ये जो है, कैसे ये जो कॉन्सेप्ट है सिटीजन चार्टर का वो यहाँ पे निकल कर आ पाया, तो ये जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया है ये अब आप समझने का कोशिश कीजिए। जो पहली बार ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया था वो यूके में निकल कर आया था 1991 में, और 1991 में हमारे यहाँ क्या हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इससे क्या हुआ था कि हमने अपनी इकॉनमी को ओपन अप किया था, हमने अपनी जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था जिससे कि हमारे यहाँ और फॉरेन कंट्री के जो लोग हैं उनसे हम लोग अपने संबंध को बढ़ाए थे। तो इसका एम था, यानी कि जब यहाँ पे सिटीजन चार्टर 1991 में यूके में अडॉप्ट किया गया, तो उसका एम था कि जो क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस है वो लोगों तक पहुँचाना चाहिए और इसको इम्प्रूव करना चाहिए। ओरिजिनल वे में आप देखो तो 6 प्रिंसिपल है यहाँ पे सिटीजन चार्टर मूवमेंट का जिसको फ्रेम किया गया है, तो इसको हम लोग फिगर पे देखेंगे। इंडिया के द्वारा ये अडॉप्ट किया गया था जस्ट 6 साल के बाद 1997 में, और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर है जो कि वेरियस स्टेट के और यूनियन टेरिटरीज़ के आए थे न्यू दिल्ली में। जो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस है, उनका ये इनिशिएटिव था कि सिटीजन चार्टर को ऑपरेशनलाइज करना है, एक बेटर तरीके का फॉर्मुलेट करना है, और सब मिलकर यहाँ पे कोऑर्डिनेट करके इस तरीके के सिटीजन चार्टर को इम्प्लीमेंट करना है। हमारे यहाँ एक बिल लाया गया है, ये था राइट ऑफ सिटीजन फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवियंसेस बिल 2011। ये सिटीजन चार्टर के लिए ये एक कानून भी हमारे देश में लाया गया था, जिससे क्या था कि हमारे यहाँ एक मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे एकदम टाइम बेस्ड, जो टाइमली है ना, वो सारे लोगों तक कोई भी सामान है, सर्विसेज है, वो पहुँचाया जा सके। लेकिन ये जो बिल था ये लैप्स हो गया क्योंकि 2014 में फिर से लोकसभा इलेक्शन थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें सिटीजन चार्टर एक्चुअली होता क्या है, इसका क्या क्या सिग्निफिकेंट है, ये समझिए। सिटीजन चार्टर यानी कि सिटीजन्स के लिए एक चार्ट बनाना कि एक्चुअली बीइंग अ सिटीजन, यानी कि अगर हम लोग इंसान भी हैं और भारत के नागरिक भी हैं तो हमें क्या क्या चाहिए, एक ऐसा चार्ट प्रिपेयर करते हैं। तो एक तरीके का रिस्पॉन्स है जिसमें जो भी प्रॉब्लम है सिटीजन्स का वो इसको प्रॉब्लम को फुलफिल करें। और प्रॉब्लम क्या होता है, पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, और साथ ही साथ खाने के लिए एक न्यूट्रिशियस फूड नहीं है। तो ये सारी बेसिक प्रॉब्लम है हमारी। तो यही सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए सरकार क्या बनाती है, सिटीजन चार्टर बनाती है, यानी कि एक लिस्ट बनाती है। की फीचर्स क्या क्या है सिटीजन चार्टर का, सबसे पहले कि ये रिटन होना चाहिए, यानी कि एकदम चार्ट बनाकर ना इस तरीके से लिखा होना चाहिए कि हाँ क्या क्या है। वॉलेंट्री हो, वॉलेंट्री मतलब कि मन करे तो इसको लिख लेना है पूरी तरीके से, वॉलेंट्री डिक्लेरेशन देना चाहिए सारे सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा। और साथ ही सर्विस स्टैंडर्ड क्या क्या है, चॉइस एसेबिलिटी क्या है, एसेसिबिलिटी क्या है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी सेक्शन ऑफ पीपल को मिल गया, किसी सेक्शन ऑफ पीपल को ये सर्विसेज नहीं मिली। ट्रांसपेरेंसी हो, यानी कि सर्विसेज मिल रही है तो उसके बारे में पूरी तरीके से डिटेल्स हो, और साथ ही अकाउंटेबल हो। इट मीन्स कि कौन यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल, वो इंसान के बारे में भी पता होना चाहिए। ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है अभी तक, यानी कि आपको पता है कि यह कानूनी तौर पर नहीं लाया गया, और ये नॉन जस्टिसेबल है। कहने का मतलब है कि अगर किसी इंसान को सिटीजन चार्टर में, यानी कि बेसिक अगर पीने का पानी नहीं मिलता है, तो इट मीन्स ऐसा नहीं है कि सरकार की लोगों की फंडामेंटल राइट हनन हो रही है और लोग जो है ना इसके लिए कोर्ट में चले जाएं। ऐसा नहीं कर सकते कि सरकार उनको पीने का पानी नहीं दे रहे, सरकार उनके लिए साफ़ सफाई का प्रबंध नहीं रख रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। कंपोनेंट क्या है सिटीजन चार्टर का, तो सबसे पहला है कि विज़न एंड मिशन होना चाहिए। जब तक विज़न एंड मिशन नहीं होगा किसी स्कीम को लेकर, तब तक वो कभी कंप्लीट नहीं होगा, कभी भी वो जो है सक्सेस नहीं होगा। साथ ही एक्सपेक्टेशन जो है, यानी कि जो जितने भी हमारे देश में लोग हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफिल करनी है। ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, यानी कि यहाँ पे ये भी होना चाहिए कि किस गाँव में किस लोगों तक पीने का पानी नहीं पहुँच रहा है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहे हैं,
रहने के लिए रहने के लिए कपड़े रहने के लिए घर नहीं है, तो अगर उनको किसी और भी तरीके का प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। साथ ही डिटेल है बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, और स्टेक होल्डर्स भी होंगे, जैसे सिटीजन्स है, क्लाइंट है, उनके बारे में भी, और स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस है, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है क्वालिटी और टाइम फ्रेम होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर खाने के लिए भोजन दी जा रही है तो उसमें आपको पता है कि न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि घास फूस कुछ भी खिला दें, और टाइम बाउंड उनको मिलना चाहिए। अगर कहा गया है कि हर एक महीने में सेकेंड डेट को उनको पीडीएस के थ्रू अगर यहाँ पे भोजन मिल जाएगा राशन कार्ड होते हुए, तो उनको मिल जाना चाहिए, डिले नहीं करना चाहिए। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या फ़ायदा होता है इससे? देखिए, अब आप तो ये समझ गए हैं कि एक गुड गवर्नेंस का, यानी कि सरकार अगर काम कर रहे हैं तो अच्छे काम कर रहे हैं, तो उसका एक आप कह सकते हो कि ये टूल है जिससे पता चल सकता है, सिटीजन चार्टर्स को देखकर किसी भी राज्य का ये पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे सरकार कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। 3 एसेंशियल आस्पेक्ट है गुड गवर्नेंस का, कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना ही होगा, रिस्पॉन्स भी करना चाहिए। अगर किसी इंसान के पास ये सर्विस नहीं जा रही है तो वो कंप्लेन कर रहे हैं, तो उनको उनके कंप्लेन को पूरी तरीके से रिजॉल्व भी करना चाहिए। साथ ही यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया जाए लोगों को, वो भी टाइम बाउंड मैनर में। ऐसा नहीं होना चाहिए, टाइम बाउंड मैनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपको टाइमली यहाँ पे मिल जाएगा तो किसी भी तरीके का कंप्लेन नहीं होगा। साथ ही जो भी यहाँ पे परेशानी है, कंप्लेन हो रही है, तो उसको भी रिजॉल्व करना है। यहाँ पे ट्रस्ट होना चाहिए, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, उनके बीच में ट्रस्ट हो, यूज़र्स के बीच में ट्रस्ट हो, और सिटीजन को मेनली एम्पावर करना है कि उनको यहाँ पे पब्लिक सर्विस डिलीवरी टाइम पे मिलेगी। ठीक है, तो ये इनका सिग्निफिकेंस है। प्रिंसिपल क्या है जिसके ऊपर ये सिटीजन चार्टर काम करते हैं? सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि यहाँ पे पूरी तरीके से आपका रूल्स, प्रोसीजर, स्कीम्स और ग्रीवियंस है, तो बेटर एक ट्रांसपेरेंसी निकल कर आता है। अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे इंडिविजुअल भी होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। वैल्यू है, यानी कि टैक्स पेयर की मनी का वैल्यू है। जैसे लोग यहाँ पे कमाते हैं और अगर वो टैक्स स्लैब्स के तहत आते हैं, उनको टैक्स फाइल करना होता है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल वो करते हैं, तो उस टैक्स जो आप टैक्स देते हो उसका कहाँ उपयोग होता है? तो सरकार उनको आपके टैक्स के जो पैसे हैं ना, वो आप ही को सर्विस प्रोवाइड करती है। आप ही के टैक्स के पैसे से हमारे यहाँ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, हमारे यहाँ जितनी भी बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, वो टैक्स के बेसिस पे ही सरकार जो है स्कीम्स को लेकर आती है, स्कीम्स में मनी एलोकेट करते हैं। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे टैक्स पेयर्स का जो मनी है वो यहाँ पे बर्बाद नहीं होना चाहिए। क्वालिटी होना चाहिए, अगर एजुकेशन मिल रही है, हेल्थ सर्विस मिल रही है, तो क्वालिटी वाली मिलनी चाहिए, नाम के लिए नहीं मिलनी चाहिए। स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो स्पेसिफाई करना है कि क्या यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और इस कानून के तहत जो है कौन सी स्टैंडर्ड को मीट नहीं किया जा रहा है। चॉइसेस होनी चाहिए, वेयर एवर पॉसिबल है वहाँ पे अगर लोग अपनी तरीके से कुछ चॉइसेस देना चाहते तो वो चॉइसेस भी होनी चाहिए, अगर वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है तो। लेकिन अब समझते हैं कि सिटीजन चार्टर को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ी चैलेंजेस होती है यहाँ पे डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस हैं। इट मीन्स कि आप ये समझो कि सिटीजन चार्टर्स की इफ़ेक्टिवनेस जो है वो कई बार कई तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है। इवन ये भी कहा जाता है कि सिटीजन चार्टर जो यहाँ पे पब्लिश करती है वो डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में पब्लिश करती है, जिसको कि आसानी से समझा नहीं जा पाता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सेकेंड है कि रेयरली अपडेट होता है। सिटीजन चार्टर जो है एक बार बन गया तो उसको फिर रेयरली अपडेट किया जाता है, यानी कि वन टाइम एक्सरसाइज है, इसको टाइमली जो है अपडेट भी नहीं करते। साथ ही साथ पार्टिसिपेटिव मैकेनिज्म की अगर बात करें तो वो भी पूरी तरीके से हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि जो इंड यूज़र है, जहाँ तक आपको जो सबसे लास्ट यूज़र है, या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कोई एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनसे यहाँ पे कंसल्ट ही नहीं किया जाता है कि सिटीजन चार्टर्स को ड्राफ्ट करना है या नहीं करना है, कब करना है या नहीं करना है। तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अगर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इश्यूज़ देखें तो स्टैंडर्ड ऑफ डिलीवरी है। आपको पता है कि कितने स्टैंडर्ड की जो है यहाँ पे सर्विस लोगों तक, जो गांव में लोग हैं उन तक कितना अच्छा जो है सर्विस यहाँ पे सरकार पहुँचा पाती है, तो उसमें तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। साथ ही यूनिफॉर्म जो है सिटीजन चार्टर सारे एजेंसीज के लिए ये तो कम ही देखने को मिलता है। सिटीजन चार्टर आपको पता है कि अभी भी बहुत सारे मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट के द्वारा इसको अडॉप्ट ही नहीं किया गया है, जो कि एक लोकल इश्यूज़ को वो ओवरलुक करते हैं। साथ ही यहाँ पे लैक ऑफ डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलता है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि लैक ऑफ डाइवर्सिटी है सिटीजन चार्टर्स में, वो भी सारे एजेंसीज़ में। तो ये एक इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इश्यूज़ देखने को मिलेगा। सिटीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इश्यूज़ अगर हम लोग देखें तो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्रिक है, यानी कि ऐसा आप देखो कि गांव में जितने भी लोग हैं उनको पता ही नहीं होता है कि उनके लिए एक सिटीजन चार्टर भी बनाई जाती है, यानी कि अवेयरनेस की भी कमी है। और अगर बनाई जाती है तो किस डिपार्टमेंट के पास होता है, कहाँ जाकर वो बात करें। अगर उनको पानी की पीने की पानी नहीं मिल रही है तो वो
किसके पास जाकर कंप्लेन करें, ये बेसिक चीज़ें लोगों को पता नहीं होती है। लैक ऑफ इंटरेस्ट भी देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि डिसइंटरेस्ट दिखाते हैं, यानी कि इस तरीके का जो स्टैंडर्ड कमेटी बनानी चाहिए सिटीजन्स चार्टर्स में वो यहाँ पे फॉर्म नहीं करते, अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, जिससे कि इस तरीके की सिटीजन्स चार्टर्स जो है वो बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। इशू अगर हम लोग ग्रीवियंस रिड्रेसल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे बड़ी बात है कि अकाउंटेबिलिटी की कमी है। यानी कि यहाँ पे आप देखो कि टाइम बाउंड मैनर में एक क्वालिटी या फिर स्टैंडर्ड ऑफ जो गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर करना है, अगर वो नहीं किया जा रहा है ना, तो कोई भी यहाँ पे अकाउंटेबल है ही नहीं। किसी को आप रिस्पॉन्सिबल कह ही नहीं सकते हो कि हाँ इसकी वजह से नहीं हो रहा है, इसकी वजह से नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। साथ ही ह्यूमन रिसोर्सेज के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से इशूज़ देखें तो यहाँ पे लैक ऑफ ट्रेंड जो है यहाँ पे आपके स्टाफ होते हैं, यानी कि स्टाफ को उस तरीके से ट्रेन नहीं किया जाता है जिससे कि वो बेटर तरीके से प्रोसीजर समझ नहीं पाते, और जो इम्प्लीमेंट जिस तरीके से करना है उनको पूरी तरीके से पता नहीं होता है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है इस सिटीजन चार्टर की। सेकेंड है कि ट्रांसफ़र ऑफ स्टाफ। समटाइम्स आप देखो कि जो ट्रांसफ़र है या फिर रीशफल किया जाता है बहुत सारे ऑफिसर्स में, तो ये सारे क्रूशियल स्टेजेस होते हैं फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन का। मान लीजिए कि एक ऑफिसर है यहाँ पे, वो यहाँ पे 6 महीने रहे और पूरी तरीके से सिटीजन चार्टर जो है इम्प्लीमेंट कर लिए, और वो चाहते मतलब कि वो ड्राफ्ट कर लिए और फिर वो इम्प्लीमेंट करने का प्रोसीजर आया, उनको रीशफल कर दिया, कहीं और भेज दिया गया और उनकी जगह पे किसी और को लाया गया। फिर क्या होगा कि वो जो इतनी मुश्किल से ड्राफ्ट किए हैं, मे बी जो नेक्स्ट ऑफिसर आए होंगे उनको वो सिटीजन चार्टर्स पसंद नहीं आया होगा, वो अपने तरीके से उसको रिफॉर्म करेंगे, उसमें कुछ इनपुट करेंगे, कुछ बाहर निकालेंगे, तो ये काम करेंगे, फिर वो अनदर कुछ टाइम ले लेंगे, उनको इम्प्लीमेंटेशन करने का टाइम आएगा तो फिर उनका भी रिशफल हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यही चीज़ें हमारी कंट्री में चलती रहती है, जो कि एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हो कि पॉइंट ऑफ कंसर्न है। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, कैसी स्टैंडर्ड होनी चाहिए, इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। साथ ही पार्टिसिपेटरी स्ट्रक्चर होना चाहिए कि ये जो सिटीजन चार्टर्स बनाया जा रहा है इसमें कौन से ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करेंगे, रिस्पॉन्सिव कौन होंगे, अकाउंटेबल कौन होंगे, बेटर तरीके से इसको मॉनिटर कौन करेगा, टाइम टू टाइम इवेल्युएट कौन करेगा। तो ये सारे सिस्टम जो है फ्रेम होनी चाहिए। और थर्ड जो पॉइंट था कि डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में इसको बनाया जाता है, उस चीज़ को हटाइए, आप इसको ईजी लैंग्वेज में बनाना है। साथ ही साथ लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए सिटीजन चार्टर को फॉर्मुलेट करने के लिए। उसके बाद है सेवोत्तम, यानी कि जो सर्विस डिलीवरी एक्सेलेंस मॉडल लाया गया है, इससे क्या होगा कि जो क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी है वो यहाँ पे इंप्रूव हो पाएगा। ठीक तरीके से कहा जा रहा है कि सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन होगा। चलिए ठीक है, सेवोत्तम भी हो जाएगा। साथ ही कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप करना है। इट मीन्स कि जो ट्रेनर्स की कैपेसिटी है, जो स्टाफ है जिनको इम्प्लीमेंट करना है ग्राउंड लेवल पे, एटलीस्ट उनको इस तरीके से समझाया तो जाए, ट्रेनिंग तो दी जाए, जिससे कि वो बेटर तरीके से सिटीजन जो चार्टर है उनको इम्प्लीमेंट कर पाए। साथ ही टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और इनकॉर्पोरेशन की ज़रूरत है। सबसे पहली बात है, और हमारे यहाँ जो ड्रॉबैक है वो ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत कम देखोगे, तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि इस तरीके के ब्लॉक लेवल में, पंचायती लेवल पे और साथ ही साथ जो विलेज लेवल पे, इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया जाएगा। बहुत कम होता है, तो इसलिए ये सारे यूजेस को बढ़ाना है जिससे कि हम लोग जो प्रॉब्लम्स है उनको टैकल कर सकें। अब यहाँ पे देखिए कि एआरसी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन है सिटीजन चार्टर को लेकर, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान रखिएगा, आप लोग अपने आंसर में लिख भी सकते हो। इनके द्वारा कहा गया कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल, यानी कि एक ही साइज सब में आप फिट नहीं कर सकते हो। जो कहा जाता है ना कि एक यूनिफॉर्म सिटीजन चार्टर होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप देखो कि हमारा देश इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यहाँ पे कहीं पे कुछ और प्रॉब्लम है। अगर आप ईस्टर्न साइड में आओगे तो यहाँ पे फ्लड की प्रॉब्लम है, वहीं वेस्टर्न साइड जाओगे तो यहाँ पे पानी की कमी होती है। यहाँ पानी ज़रूरत से ज़्यादा है ईस्टर्न में, और वहीं वेस्टर्न में जाओगे तो पानी की कमी है। नॉर्थ में जाओगे तो बर्फ़ वाला जगह है, और साउथ में जाओगे तो यहाँ बारिश ही होती रहती है। तो 4 जगह में आपको 4 प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो एक अगर सिटीजन चार्टर अगर बना दिया जाए कि सब जगह यही चीज़ें होनी चाहिए, पानी की फैसिलिटी सबको मिले, तो ज़रूरी नहीं है। साउथ में शायद इतने लोगों को पानी की फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अवेलेबल है वहाँ पे। नॉर्थ में ज़रूरत नहीं है, ईस्ट में ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे पेरेनियल रिवर बहती है, वहाँ पे ऐसी रिवर बहती है जो कि कभी भी सूखती नहीं है। हाँ, वेस्ट साइड में जो है पानी की ज़रूरत हो सकती है। साफ़ सफाई का बात करोगे तो ईस्ट में ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत है, साउथ में उतना नहीं है। तो वही चीज़ है कि एक यूनिफॉर्म जो है नहीं हो सकता, वन साइज़ जो है सारे स्टेट में फिट नहीं हो सकता। सेकंड है कि वाइड कंसल्टेशन होनी चाहिए। जब भी सिटीजन चार्टर को ड्राफ्ट किया जा रहा हो, फ्रेम किया जा रहा हो, तो बहुत सारे सोसाइटी, जो सिविल सोसाइटी है, उनसे यहाँ पे जो है कंसल्ट करना चाहिए। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करनी चाहिए। साथ ही फर्म कमिटमेंट है। अगर सिटीजन चार्टर की बात करें तो वो प्रिसाइज वे में होनी चाहिए, और कमिटमेंट यहाँ पे होनी चाहिए। जो सर्विस डिलीवर करना है वो स्टैंडर्ड हो सिटीजन्स के लिए और कंज्यूमर्स के लिए, वो यहाँ पे कमिटमेंट के साथ हो। इंटरनल प्रोसेस और स्ट्रक्चर जो है उसको रिफॉर्म करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। जो मैकेनिज्म है उसको रिड्रेस करना चाहिए इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट के टाइम में। साथ ही आप पीरियोडिक एवोल्यूशन करने की ज़रूरत है, वो भी एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू। जो एजेंसी यहाँ पे इंक्लूड है इस
वर्क में, उनके थ्रू जो है ये आपका जो है इवोल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। बाहर से कोई एजेंसी आनी चाहिए जो कि एक सरप्राइज़ विजिट करे, सरप्राइज़ इंस्पेक्शंस करे, इस तरीके का काम करने की ज़रूरत है। तभी क्या होता है ना कि एक काइंड ऑफ प्रेशर होता है कि नहीं, इस स्कीम को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, कभी भी यहाँ पे इंस्पेक्शन हो जाएगा तो पोल खोल हो जाएगी। तो ये एक डर होना चाहिए। साथ ही होल्ड ऑफिसर्स जो है अकाउंटेबल होनी चाहिए रिजल्ट के लिए। अगर यहाँ पे लोगों तक पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है, लोगों तक एजुकेशन नहीं पहुंच रही है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं पहुंच रही है, तो यहाँ पे लोग जो है अकाउंटेबल होने चाहिए। तो ये सारे रिकमेंडेशंस जो है एआरसी कमेटी के द्वारा दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा। अब एआरसी की यहाँ पे 7 स्टेप्स मॉडल दी गई है सिटीजन सेंट्रिसिटी के लिए। सबसे पहला है कि सारे सर्विसेज को बेटर तरीके से डिफाइन करे और आइडेंटिफाई करे क्लाइंट को, यानी कि लोगों को यहाँ पे देखना है कि हाँ किस एरिया में कितने लोगों तक कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करनी है, ये सारी चीज़ों को पहले पॉइंट आउट करके नोट डाउन करना है। उसके बाद स्टैंडर्ड सेट करना है, नॉर्म सेट करना है हर एक सर्विस के लिए। अगर पानी देना है तो कितना पानी देना है, अगर आपको हेल्थ सर्विस देनी है तो कैसी हेल्थ सर्विस देनी है, प्राइमरी टर्शरी सेकेंडरी कैसी देनी है, कितनी देनी है, महिलाओं के लिए कितनी देनी है, बच्चों के लिए कितनी देनी है। अगर आपको फूड सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करना है तो न्यूट्रिशंस में क्या क्या होना चाहिए, और बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, बड़ों के लिए क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है ना ईच एंड एवरी स्टैंडर्ड शुड बी मेंशन्ड प्रॉपर्ली। साथ ही डेवलप करना चाहिए जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जिससे कि सारे स्टैंडर्ड्स जो है वो टाइम टू टाइम यहाँ पे मीट हो सके। साथ ही आप देखो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। इट मीन्स कि सिटीजन चार्टर्स अगर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं तो इम्प्लीमेंट ही ऐसा नहीं है कि हाँ बस काम भर जो है लोगों तक सारा सामान पहुंचा देना है, ऐसा नहीं करना है। टाइम टू टाइम इसको मॉनिटर कीजिए और जो बेटर कर सकते हैं, लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ानी है। लोगों को अगर बेसिक फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड कर दोगे ना तो लोग अपने काम पे फोकस करेंगे, और काम पे फोकस करेंगे तो टाइम का बेटर तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे। आपको पता है कि बहुत सारी जो गांव में है उनके घर तक पानी नहीं आता है, तो बहुत सारी महिलाएं जो है ना पहले सुबह उठ के जाती है, पानी भर के लाती है, तो उनका 1-2 घंटा उसमें चला जाता है। शाम में भी वो यही काम करती है, अगेन उनका 1-2 घंटा चला जाता है, उसमें उनकी एनर्जी जाती है, बहुत सारे थकावट हो जाते हैं, तो वो अपना टाइम को बेटर तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पाती है। कितना अच्छा होगा अगर उनके घर तक पानी आएगा तो कम से कम वो 2-4 घंटा जो हर दिन बर्बाद करती है वो उनका सेव हो जाएगा। क्या पता एक अच्छी शिक्षा वो ले पाएगी। तो इस तरीके से समझिए कि अगर यहाँ पे अच्छी तरीके से सारी चीज़ें हो रही है तो उसको और बेटर कैसे बनाया जाए, इस चीज़ का मॉनिटरिंग होना चाहिए। साथ ही इम्पैक्ट कैसा हो रहा है, अगर यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है तो क्या बच्चे सच में शिक्षित हो रहे हैं, क्या बच्चों को यहाँ से समझ में आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि अंग्रेजी पढ़ाई हो रही है और बच्चों को उस लैंग्वेज में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा है। तो अगर सर्विस डिलीवरी हो रही है तो एटलीस्ट उनका जो इम्पैक्ट है वो देखना होगा कि कितने बच्चे पढ़ पा रहे हैं, कितने बच्चे समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये बात हो गई। मॉनिटर करना है परफॉर्मेंस, यानी कि किस तरीके का परफॉर्मेंस हो रहा है, हर एक जगह का देखने का ज़रूरत है कि जैसे सैनिटेशन देना है तो क्या साफ़ सफाई हो पा रही है कि नहीं, पानी पीने की पहुंचानी है तो क्या पीने तक पहुंच रहा है कि नहीं, लोगों को पानी से रिलेटेड वाटर बॉर्न जो डिजीज़ेज़ है वैसी बीमारी तो नहीं हो रही है, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पे परफॉर्म करना है जिससे कि स्टैंडर्ड को अचीव कर सके, जो स्टैंडर्ड मेंटेन मैनेज करना है, यानी कि जो स्टैंडर्ड मेंशन किया गया ना उन इस स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो ये सारे यहाँ पे 7 आप देख सकते हो कि एआरसी की रिपोर्ट है जो कि 7 स्टेप्स यहाँ पे मॉडल रखा गया सिटीजन सेंट्रिसिटी की, विच इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं इसको कहूँगी, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और साथ ही साथ इसको कहीं नोट डाउन भी कर सकते हो। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट द सिटीजन चार्टर है, ये आपको देखने को मिलेगा। GS4 में भी आपका टॉपिक है तो वहाँ पे भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखो कि एक मैगजीन आप पकड़ के चलते हो ना तो आपके सिलेबस का हर एक पॉइंट जो है वो आपका कवर हो जाएगा, हर एक टॉपिक कवर हो जाएगा। इशू अगर हम लोग सिटीजन चार्टर के साथ देखें तो सबसे पहले सिटीजन चार्टर का इम्प्लीमेंटेशन है, सही तरीके से मॉनिटर नहीं होता है और टाइम टू टाइम रिव्यू नहीं होता है। अगर पब्लिक रिव्यांस रिड्रेसल की बात करें तो लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको लिया नहीं जाता है, उसको रिड्रेस नहीं किया जाता और प्रॉब्लम को रोका नहीं जाता है। सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे कस्टमर, एम्प्लॉयज़ और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन तीनों की यहाँ पे कमी देखने को मिलती है। ओके, सो एक बार चलिए फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या यहाँ पे देखा। अच्छा हाँ, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे हम लोग की छूटी गई कि ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज है इसके बारे में थोड़ा मैं बता देती हूँ कि ये कैसी बॉडी है। एक्चुअली ये ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत है, और एक प्रीमियर नेशनल सेंटर है जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं और पंचायती राज के लिए काम करते हैं। इनको इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। यूनाइटेड नेशन की जो इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इनमें इनको काउंट किया जाता है। इनका विजन है कि पॉलिसीज़ और प्रोग्राम पे फोकस करना जिससे कि जो गांव के लोग हैं, जो गांव के गरीब लोग हैं उनको बेनिफिट हो। साथ ही साथ यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़े। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी हो, टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी पार्क हो, साथ ही साथ एक इन्वायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट हो।
यहाँ पे क्या होता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किस तरीके से काम कर रहे हैं उस चीज़ को स्टडी किया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत। तो ये याद रखना है कि ये पंचायती राज का बाप है, जो कि आप देख सकते हो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि एक मॉडल बनाया गया है, मॉडल पंचायती राज सिटीजन चार्टर है। तो ये एक देख सकते हैं कि जो कि हमारे आर्टिकल 243 के तहत है। अच्छा, आपको ये बताना है कि हमारे संविधान में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इंक्लूड किया गया है तो वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू किया गया है, और इसके अंदर पंचायत राज के अंदर कितने सब्जेक्ट है जिसमें ये इनको पावर और फंक्शनिंग दी गई है, ये काम करते हैं, और साथ ही साथ किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में ये आपका जो है डिफाइन किया गया है पंचायत राज। ठीक है, और एक ऐसे आपको कमेटी का नाम बताना है जो कि यहाँ पे 3 टीयर को स्क्रैप आउट करके 2 टीयर को बढ़ावा दिए थे। तो ये रही पूरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इतना क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है। साथ ही साथ कैसे ये आपका सिटीजन चार्टर कहाँ से निकल कर आया और क्या है सिटीजन चार्टर, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कंपोनेंट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, एंड देन यहाँ पे इश्यूज़ क्या क्या है, चैलेंजेस हम लोग हर एक पॉइंट पे देख लिए। एआरसी का यहाँ पे रिकमेंडेशन भी देख लिए, सेकंड एआरसी की। तो हर एक पॉइंट आपकी कवर अप हो गई है। तो ये दोनों टॉपिक जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा इस बार का, क्योंकि डिटेल में यहाँ पे डिस्कस की हूँ, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगती है तो इसके लिए आपको लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी होने वाले हैं। तो अगर आप लोग इसमें कंट्रीब्यूट करोगे तो ज़रूर ये हो जाएगा। देखते बहुत सारे लोग हैं हमारी वीडियोस को, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, आई डोंट नो व्हाई। ओके, तो ये काम कीजिए और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ जाइए सब्सक्राइब करने से, क्योंकि आपको डेली बेसिस में तो वीडियो मिलेंगे ही, कभी मिस नहीं हो पाएगा आपका। और फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।